और नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे, मैं आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में धोखा महागठबंधन भारत की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद जनता दल जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पहला बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया। और सीएम नीतीश ने यह बयान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए दिया है। तो भाई बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी ने भी नीतीश पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश को एनडीए का सभापति उम्मीदवार न बनाया जाना, इसकी वजह से उनकी नाराजगी थी। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक बड़ा हमला बोलते हुए महागठबंधन सरकार को बिहार में जंगल राज की वापसी बतलाया। पहले हम आपको मामले को लेकर आ रही अलग अलग आरोप प्रत्यारोप की सियासी प्रतिक्रियाओं से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है सियासी दलों का। बात हम हाथ जोड़ करके करें, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। हम जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर जो बड़ा अंतर है। और आज जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो जॉबलेस ग्रोथ है। ऐसे में पावर्टी, कुपोषण और सारी सुविधाएं नीचे तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, चुनाव वक्त अगर बात कहती है तो उसमें गलत क्या है? क्या राशन रेवड़ी है? क्या बिजली पे किसानों को अगर आप कोई छूट देते हैं वो रेवड़ी है? या कॉरपोरेट घरानों को आप लोन माफ़ करना चाहते हैं, या उनका टैक्स की जो दरें हैं उनको कम करते हैं, या उनके कहने से कोई नीतिगत प्रस्ताव और कानून ले आते हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं मानी जानी चाहिए? तो सरकार का दायित्व बनता था, जब सरकार इस सुनवाई में खुद कह रही है, कोर्ट को ये सुझाव दे रही है कि आप एक समिति बना दें। मैं मानता हूं कि सरकार का एफिडेविट बेहद कमज़ोर था और उन्होंने एक स्पेस दे दिया है कि कोर्ट अब सारे विषयों पर हस्तक्षेप करे। उन्होंने, गवर्नमेंट ने एफिडेविट में ये भी कहा है कि जो कमेटी बनाई जाए उसमें फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि होने चाहिए। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि तय करेंगे कि क्या रेवड़ी है और क्या जनहितकारी का कदम है। तो ये जो सरकार की एक मंशा है, इससे जाहिर होती है और इसलिए मेरा विरोध है। तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सब ने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई और मिलेंगे तो। बिहार में जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह की सियासत गरमाई हुई है और इस समय बिहार जो है वो सियासत का केंद्र भी बना हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अनिल बुलचंदानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर धनोज कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और लेकिन यहाँ पर पहला सवाल शुरुआत करूँगा मैं अनिल जी आपसे। सर, ये उम्मीद तो नहीं थी कि ये गठबंधन टूटेगा। काफ़ी कोशिश भी की गई, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई, फ़ोन करके नीतीश से बात की गई, लेकिन बात नहीं बनती हुई नजर आई। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, 2024 की तैयारी है। अब ऐसे में एनडीए को खुद को मजबूत करने के लिए अभी तक जो चलता रहा, जो रुख देखने को मिला, अब नहीं चलेगा। क्या अब नरम रुख इख्तियार करने पड़ेंगे? एक बड़ा सबक मिलेगा इससे। राजेश जी, ये जो बिहार का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम की परतें अब खुलना प्रारंभ हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जी केवल इसलिए भड़बड़ा उठे थे क्योंकि जो अग्निवीर की किस्सा हुआ, उस योजना का जो विरोध हुआ वो बिहार से प्रारंभ हुआ। ट्रेनों में आगजनी की गई, दंगइयों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी
और जिस प्रकार से बिहार के अंदर इस्लामीकरण करने की योजना बनाई जा रही थी, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी, इन कुछ विषयों पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को अवगत कराया कि ये जो दंगे हुए हैं इनमें आप पर हस्तक्षेप, आपकी उंगली आ रही कि आपके द्वारा ये दंगे करवाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को नीचे करने के लिए, अगर ऐसा नहीं है, आप पर आरोप आ रहा है तो उसमें सुधार कीजिए। नीतीश कुमार उस सुधार के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो बिहार का बंगालीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, इस्लामीकरण करने का प्रयास कर रहे थे। परिवार के बड़े होने के नाते जब भारतीय जनता पार्टी ने नकेल कसने की कोशिश की तो उनको लगा कि हमें बिहार का इस्लामीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कौन सा दल हमें मदद कर सकता है। जिन पर भ्रष्टाचार के गंदे गंदे आरोप, ओछनी भाषा का उपयोग करने वाले लालू जी और ये, इन लोगों ने आपसी थूका हुआ चाटना भी उचित समझा और भ्रष्टाचार के उन मुखियाओं के साथ नीतीश कुमार चले गए। ये बिहार की जनता देख रही है। और जिस प्रकार के घटनाक्रम में सभी न्यूज चैनल और समाज कह रहा है कि पलटी मास्टर है नीतीश कुमार को यह मालूम ही नहीं है कि आने वाले चुनाव में मतदाता पलटी खाने वाला है। वो ऐसी पलटी मारने वाला है कि नीतीश कुमार के 2 विधायक से 5 विधायक आएंगे, 6ठा विधायक नीतीश कुमार जी का मिलेगा नहीं। सीबीआई और ईडी को लेकर आज खुलकर बयान दिया है नीतीश कुमार ने कि वो तो अब डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से अभी तेजस्वी को भी देखा, डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अब आप लोग ईडी और सीबीआई भेजेंगे, प्रेशर की पॉलिटिक्स शुरू होगी, हम डरते नहीं हैं, आप तो हमारे घर में दफ्तर खुलवा दीजिए सीबीआई और ईडी का। तेजस्वी को मालूम है कि अगले 15 से 30 दिन में वैसे ही वो जेल जाने वाले हैं, प्रकरण दर्ज है, जमानत पर है। उन्होंने देखिए, इसी प्रकार से संजय राउत भी बड़बड़ाते थे। आज ये जो तेजस्वी बड़बड़ा रहे हैं, साहब मेरे यहाँ कार्यालय खोलिए, निश्चित रूप से आपके यहाँ कार्यालय क्या आपको उठा के ले जाएगी ईडी, सीबीआई आपको ले जाएगी, जांच के दायरे में है। आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आपके ऊपर गंभीर आरोप थे, और उसके बावजूद नीतीश कुमार ने आपके साथ गठबंधन किया है। तो तेजस्वी जी को समझना चाहिए कि उनका भविष्य पिता की तरह जेल में ही कटने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पहले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को, देश को स्थापित करने में लगा। इस बीच में कोरोना काल आ गया। अब देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, अब कल जो जालना में करोड़ों रुपए की संपत्ति महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की रेड में मिली है, वहां कौन सी ईडी थी, वहां कौन सा राजनीतिक दल था, वहां कौन सा व्यक्ति था, ऐसे कौन सा नेता था जिसके ऊपर कार्रवाई हुई। भारत के अंदर किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल ही जाना पड़ेगा। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कोई हो। आप पार्टी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और जो कट्टरता के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, उस कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने वाले के 4 लोग जेल में पड़े। मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। ठीक है, केजरीवाल पर मैं आपके पास न्याय उचित कार्रवाई होगी। आऊंगा सर। अनिल बुलचंदानी जी, राम पांडे जी आपके पास। राम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आवाज। राम जी, आपके लिए तो एक बड़ी अच्छी खबर है, एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ और कहीं ना कहीं उसका बदला बिहार में पूरा हो गया। नहीं, जो भी है, अभी देश के लिए सारी बुरी खबरें आ रही हैं। जो काम जनता का था उस काम को अब ईडी कर रही है। जनता का काम था जनप्रतिनिधियों को चुनना, जनता का काम था सरकार बनाना, उस काम को ईडी कर रही है। सरकार को कब हटाना है, कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, ये सारा काम अब ईडी के हाथ में चला गया है। और अभी कहा कि बिहार का इस्लामीकरण हो रहा था। जनरली मेरी इस टॉपिक पर मुझे डिबेट के लिए बुलाते हैं, लेकिन बिहार में इस्लामीकरण हो रहा था और देश की मीडिया को और हमें पता ही नहीं था। मुझे तो किसी डिबेट में नहीं बुलाया गया था, न ऐसा सुना गया था। और यदि बिहार का इस्लामीकरण हो रहा था तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? तो ये अब सब फालतू की बकवासें भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जो आज देश में सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, वो ईडी के कारण ही ऐसा हो रहा है। बिहार में जो सरकार बनी है वर्तमान में, उसका कारण भी ईडी है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी उद्धव ठाकरे बनाने की पूरी साजिश चल रही थी।
उद्धव ठाकरे पर भी ईडी का शिकंजा कसा गया। एकनाथ शिंदे सहित जो 36 विधायक गए हैं एकनाथ के साथ में, लगभग सभी के पास ईडी के नोटिस थे। तो उद्धव ठाकरे ने सोचा कि कट्टर हिंदूवादी नेता हूं तो भारतीय जनता पार्टी मेरा तो बुरा नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जिंदाबाद करते हैं वही हिंदूवादी माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदूवादी नेता उद्धव ठाकरे को जब वहां खत्म कर दिया, नीतीश कुमार इस चाल को समझ गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार के जो विधायक थे उनको खरीदा जा रहा था, उनको नोटिस दिए जा रहे थे। यदि 2-4 दिन नीतीश कुमार लेट हो जाते तो पूरी की पूरी तरह से नीतीश कुमार को भी उद्धव ठाकरे बना दिया जाता। तो ये ईडी के कारण ही बिहार की सरकार अभी, और इसमें लेकिन एक बड़ी बात हुई है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है उसमें पैसे का लेन देन होता है। 150 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जाते हैं, कर्नाटक के रिसोर्ट में विधायक जाते हैं, असम के रिसोर्ट में विधायक जाते हैं। अभी नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ जो सरकार बनी है वो विधायकों को किसी रिसोर्ट और 5 स्टार होटल में नहीं ले जाना पड़ा, ना उन्हें 100 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, ना वहां से कोई हेलीकॉप्टर बार बार आ रहा है जा रहा है, ना ऐसा हुआ कि कई विधायकों के जो इस्तीफे हैं वो दूसरी पार्टी के नेता लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई 1-1.5 महीने की कोई नौटंकी ड्रामा कुछ नहीं चला। सीधा सीधा सा नीतीश कुमार समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का काम है पीठ में छुरा घोंपना। राम पांडे जी, बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, महाराष्ट्र में जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी, लेकिन जो बिहार में हुआ उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। ये शब्द मैंने नहीं बोला है। नहीं, अगर देखा जाए कांग्रेस यही बात करती आई है कि बीजेपी सरकारों को अस्थिर करती है, चलती हुई सरकारों को लोकतंत्र की हत्या करती है। मैंने ये शब्द नहीं बोला है, मैंने ये शब्द नहीं बोला है। आपकी पार्टी से ही बयान आते हैं, इसलिए सवाल नहीं, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने जो बोला है और उस पर आप मुझसे सवाल कीजिए। और लोकतंत्र की हत्या तो ये बहुत छोटी बात हो गई है ना। मैंने शुरुआत में जनता को भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं रही। जब भारतीय जनता पार्टी की नजर में जनता का वोट कोई अहमियत नहीं रखता है। मध्य प्रदेश की बात करें, जनता ने कांग्रेस को चुना, ईडी ने और पैसे के दुरुपयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। इसी तरह से कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, हरियाणा में किया। जहां जहां अगर सरकारें अस्थिर की जाती हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। यहाँ ये सब नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा सवाल था कि मतलब बिहार में ये सब नहीं हुआ तो लोकतंत्र बच गया। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिहार में कितने विधायक असम में या कर्नाटक के 5 स्टार होटल में गए? कितने विधायकों की किडनैपिंग की गई? कितने विधायकों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा? कुछ नहीं हुआ ना। केवल एक ही बात निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जनता दल यू के नेताओं को फोन कर रहे थे, करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे थे, ईडी का दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाओ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। या एकनाथ शिंदे की तरह किसी भी स्टाम्प पेपर की तरह किसी का भी यूज कर लिया जाएगा। बिहार में कोई ऐसा नहीं हुआ बगैर किसी आधार के राम पांडे जी इस तरह के आरोप। ठीक है निराधार, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ राजेंद्र जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। माफ कीजिए, धनोज कुमार जी, डॉक्टर धनोज कुमार जी, आपका भी स्वागत है। धनोज कुमार जी, जो कुछ भी बिहार में हुआ और हमने ये देखा कि जब महाराष्ट्र में भी यही हुआ था कि वहां पर भी सरकार अस्थिर हुई और अब वहां पर भी महागठबंधन की सरकार टूटी और बीजेपी ने शिंदे को साथ मिलाकर यहाँ पर सरकार बना ली। तो क्या यही रणनीति बीजेपी की यहाँ पर भी थी? लेकिन लगता नहीं है देख करके बीजेपी यहाँ पर ये रणनीति बनाती, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो संख्या बल में बीजेपी बहुत कम नजर आती है। तो ये रणनीति नहीं लगता बीजेपी की होगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी, लेकिन बिहार में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र के लिए सही था? राजेश सोनी जी, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। आपके सवाल का जवाब हो सकता है चुप रहकर सामना करेंगे, चुप रहकर सामना करेंगे। अगर विपक्ष ने नेता माना तो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप महाराष्ट्र और बिहार की तुलना मत कीजिए, दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है। राजेश्वरी, आप ये बात भी सत्य है। अब देखना ये है, मैं अलग विश्लेषण करूंगा कि आरजेडी का घोषणा पत्र
और जदयू का घोषणा पत्र। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र, तीनों का घोषणा पत्र चुनाव में अलग अलग था, लड़ रहे थे कांग्रेस, माफ कीजिए, आरजेडी, माले, सीपीएम, इस सबका घोषणा पत्र अलग था, सभी संयुक्त पार्टी लड़ रहे थे, मतलब गठबंधन में। लेकिन सवाल यह उठता राजेश सोनी जी, अब जो जदयू और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उससे अलग हटकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे अलग हटकर अब नीतीश जी अपना मैनिफेस्टो पर काम करेंगे या नीतीश जी आरजेडी के मैनिफेस्टो पर काम करेंगे, अहम बात हो जाती है। तो ये चीज देखना पड़ेगा। दूसरी बात राजेश जी कि बिहार के जो नौजवान है, खासतौर पर जो छात्रा, जो महिला, जिनके लिए नीतीश जी एक ब्रांड एम्बेसडर के तरह पूरे विश्व में जाने गए थे, साइकिल बांटना, बहु बेटी की इज्जत करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, लेकिन एक तरफ यही नीतीश जी जंगल राज की दुहाई देते थे कि जंगल राज में बिहार के बहुओं की, बेटियों की जो इज्जत है, उसकी इज्जत कहां पर है। अब ये चैलेंज जो है, क्योंकि आज जिस तरह से हम जैसे पत्रकार सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो जगह जगह जाकर पूछ रहे, कई महिला कॉलेजों में पूछा गया तो सबने एक ही बात कहा कि सरकार किसी की भी हो, देखना ये है कि ये हमारी सिक्योरिटी, हमारी डेवलपमेंट और हमारा एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज पर क्या होगा। लेकिन आपने जिस तरह बीजेपी के हमारे मित्र से पूछा, इन्होंने राम पांडे जी, ईडी, सीबीआई, ये सब, तो देखिए कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में है। यहाँ बिहार की अगर बात करते हैं तो न 3 में न 13 में है। वो राम भाई बोलने दीजिए, वो राम पांडे जी जवाब देना चाहते हैं। 3 में 13 में गुलचंदानी जी आपके पास है। चलिए राम जी जवाब। आपको कहीं नहीं है, आपको बुलाकर एहसान करते हैं हम लोग, आपको बीच में बिठाकर मीडिया एहसान करती है, आपका तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। थोड़ा सा बीजेपी के बारे में ऐसे शब्द अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की 13 में नहीं है, बीजेपी के बारे में ऐसे शब्द बोलकर देखिए, बीजेपी के बारे में बोलकर देखिए, बीजेपी 13 में कहीं भी नहीं है, केवल कांग्रेस के बारे में बोलने की हिम्मत होती है। ईडी आपके घर पर पहुंच जाएगी, ईडी आपके घर पर पहुंच जाएगी। बीजेपी के बारे में धनोज कुमार जी, आने वाले समय में 2024 में, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। चलिए मैं गुलचंदानी जी आपके पास आऊंगा, ठीक है। अनिल जी ये बताइए, रेवड़ी कल्चर को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। रेवड़ी कल्चर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, रेवड़ी कल्चर वालों से जो है देश को नुकसान है। अरविंद केजरीवाल का इस पर बयान निकलकर सामने आता है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि सरकार अपनी स्थिति छुपा रही। बताए ना कि स्थिति क्या है, क्या खजाना खाली हो गया है, पैसा नहीं है। अभी संजय सिंह ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई रेवड़ी कल्चर क्या है, देश की जनता को राशन दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही, वो उन्हीं का तो पैसा है। देखिए क्या केजरीवाल जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, वो भारत के युवाओं को, भारत की महिलाओं को, युवा महिलाओं को निकृष्ट बनाने की राजनीति कर रहे हैं। उनको 1000 रुपए प्रत्येक महिला पंजाब में देने हैं, परंतु दिल्ली में नहीं देने हैं। गोवा में अलग पॉलिसी, हर जगह उनकी एक एक पॉलिसी अलग है। जहां जिस प्रकार का भ्रम पैदा कर सकते हैं, वो उस प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है भारत के लोगों को स्वरोजगार देना, उन्हें नौकरियां देना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरियां हो, किसी को प्राइवेट नौकरी होगी, कोई व्यापार करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, परंतु भारत का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, वह किसी भी सरकार की इन सुविधाओं का मोहताज ना हो। अब ये जो बिजली फ्री और इन योजनाओं की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अनाज फ्री की जो योजना, जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है आप लोगों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो यदि हम उठा के देखेंगे तो कई ऐसी योजनाएं होती है तो वो रेवड़ी नहीं होती, देखिए जिसमें आप लोगों की तरफ से घोषणाएं की जाती। देखिए अनाज वाली जो योजना थी, जिस समय कोरोना काल था, परिस्थितियां देश की बिल्कुल विपरीत थी, गरीबों के पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, तब सरकार ने ये योजना प्रारंभ की। अच्छा, और आर्थिक रूप से मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूं, बोलने दीजिए मुझे। आर्थिक रूप से पूरे विश्व पटल पर सभी देश चरमरा गए थे, भारत भी चरमराया हुआ था। धीरे 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 सब लोग अपने रोजगार पे लौट रहे। बहुत सारे लोग जो अपना रोजगार छोड़ चुके थे, रोजगार पर अभी तक ट्रैक पे नहीं आए, उन लोगों को भी सरकार योजना का लाभ दे रही है। पर अब जब सरकार देख रही कि लगभग व्यापारी सब स्थापित हो गए, सबके व्यापार व्यवसाय प्रारंभ हो गए,
तो धीरे धीरे उन योजनाओं को शिथिल किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की, जो राशन का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनसे उनके राशन के पूरे पैसे वसूले जाएंगे। इतना खतरा लेने का सामर्थ्य भी भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने उठाया कि जो लोग राशन का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे भी वसूले जाएंगे। अर्थात एक न्यायवादी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सुख दुख में जनता के साथ खड़ी है। जनता को आवश्यकता हो तो पंजाब की महिलाओं ने भिक्षा नहीं मांगी थी केजरीवाल जी से कि आप 1000 रुपए की घोषणा कीजिए। अरे आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए भाई, उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें सुविधाएं दीजिए। अब केजरीवाल जी कहते हैं साहब स्कूल 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 स्कूल। केजरीवाल जी या उनकी सरकार का कोई मंत्री ये नहीं बताता कि दिल्ली में कौन से 2 स्कूल उन्होंने सालों में बनाए। कोई स्कूल नहीं बनाए, केवल जो पुराने स्कूल थे उनको कलर पोत दिया, यूनिफॉर्म चेंज कर ली। जिन बच्चों के गलों में टाई नहीं होती थी उन सरकारी स्कूलों में बच्चों को टाई पहनाना सिखा दी, केवल अट्रैक्शन पैदा कर दिया, थोड़ी उनकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी और उन्होंने कहा कि साहब बस स्मार्ट स्कूल बन गए, स्मार्ट एजुकेशन हो गई। स्मार्ट स्कूल के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। इस बात का जवाब ले लेता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन नहीं है मौजूद। राम पांडे जी, आपके पास आऊंगा। एक बड़ा निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश जब आजादी के 75 सालों के अमृत उत्सव मना रहा है, आप लोगों की तरफ से काले कपड़े पहनकर विरोध किया जा रहा है, काला जादू चलाने की कोशिश की जा रही है। जादू चलने वाला नहीं है। तो आपको मैं कई बार बोल चुका हूं और हमारे देश की लगभग सभी जनता बोलती है कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की तरह झूठा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है। 2022 चल रहा है, 15 अगस्त 2022 तक हर भारतीय का पक्का मकान होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री ने देखो, फिर आप वही अब आपके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी। फिर अब आप बोल नहीं देते जहाँ प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। सभा दे रहा हूँ आपको बोलने के लिए। प्रधानमंत्री का नाम आता है, मैं जिस चैनल पर भी डिबेट बोलता हूँ, जैसे ही मैं मोदी बोलता हूँ एंकर मुझे टोक देते हैं। इतना मोदी जी और ईडी का खौफ है, तो मुझे बोलने दीजिए ना। ये विषय मैंने ही छेड़ा सर, अभी बोलचंदानी जी से मैंने इस विषय पर चर्चा की और जवाब लिया। आपको ये सवाल मेरा ही था, आप लोगों की तरफ से नहीं उठाया गया। आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मुझे बोलने दे रहे हैं, लेकिन ये तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। 2022 तक पक्के मकान बन जाएंगे, 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी। ये तो आपने दिखाया था ना, जापान के प्रधानमंत्री आए थे, 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया था, वो 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई तक। तो प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलते हैं देश को आजादी 2014 में मिली, तो 2014 से 2022 तक तो 8 साल हुए, जिसमें 75 साल कहां से हो गए? और यदि ये 75 साल आजादी को मानते हैं तो फिर इन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस कार्यालय नागपुर पर क्यों नहीं फहराया? और जब आरएसएस कार्यालय पर 2001 में 3 युवक काले जादू पे आओ भैया, कहाँ विषय भटका रहे हो पांडे जी? निवेदन कर रहा हूँ, जो प्रश्न था प्रश्न पे आइए ना। अरे मेरे भाई, काला जादू जो करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, जो टूना टोटका कर रही है, जो तांत्रिकों पे कहने पे काले वस्त्र धारण किए, आपसे प्रश्न किया गया काले वस्त्रों पर, जो आप तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, तांत्रिकों के प्रभाव में कांग्रेस आ गई है। प्रश्न किया गया काले कपड़ों पे, आप तिरंगे झंडे पे पहुंच गए, 75 वर्ष और 65 वर्ष पे पहुंच गए। चलिए माफी चाहूंगा, चलिए समय खत्म, पास बोलने के लिए कुछ नहीं, समय मीडिया पे हमला करो, राजनीतिक विशेषज्ञों पर हमला करो, आपके पास और कोई विषय नहीं चर्चा का क्या? चलिए समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार का सियासी ड्रामा है वो इस समय देश की सियासत में केंद्र बिंदु बना हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत जो है वो अब देखने को मिल रही है। बीजेपी भी आक्रामक मोड में आ गई है। आज संबित पात्रा ने, बीजेपी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है और यहाँ पर ईडी और सीबीआई के प्रेशर की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार की तरफ से बयान निकलकर सामने आता है, वो नहीं डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, अब ये इसमें एनडीए के लिए और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोरी यहाँ पर आई है और नरम रुख जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है। अब इस पर बीजेपी की अगली क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ।